बिना हिंदी में सोचे इंग्लिश कैसे बोलें? ये सवाल एक ऐसा है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर करके कब तक इंग्लिश बोलेंगे। इस चीज का जवाब या इस प्रॉब्लम का सलूशन है फ्रेजेस याद करना। अब देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत सारे फ्रेजेस लाई हूं जो आप बातचीत में यानी कि स्पोकन इंग्लिश में बिना हिंदी के चक्कर में पड़े सीधे इंग्लिश बोल पाएंगे इन फ्रेजेस की मदद से। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इन सारे फ्रेजेस को बताती हूं ताकि आपको हिंदी में कन्वर्ट करके इंग्लिश ना बोलनी पड़े। अब मैंने हर फ्रेज यानी कि कुछ शब्द जो एक साथ आते हैं और एक मतलब दे जाते हैं। अब जैसे देखिए, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू में यहाँ कोई बाहर जाके नीला नहीं पड़ रहा। आपको हिंदी सोचनी ही नहीं है, आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज जो एकदम अचानक से हुई। अब अचानक के लिए अगर आप हिंदी टू इंग्लिश बोलेंगे कि यार उसने मुझे अचानक से कई सालों बाद कॉल किया, आपको हिंदी सोचनी ही नहीं है कि अचानक के लिए हिंदी क्या होगा। आपको दिमाग में रखना है आउट ऑफ द ब्लू, नीला बाहर कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है मैम, आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अचानक से। अब इस सेंटेंस को देखिए, शी कॉल्ड मी, यहां तक तो सिंपल है, उसने कॉल किया। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स। अब जो लोग स्पोकन इंग्लिश यानी कि रोज उन लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो काफी इंग्लिश बोलते हैं, उनको आउट ऑफ द ब्लू बहुत सिंपल लगेगा और लगेगा मैम आउट ऑफ द ब्लू होता ही अचानक हो जाना है। पर उन लोगों का क्या जिनके आसपास माहौल नहीं है, वो बेचारे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे और सोचेंगे मैम आउट यानी कि बाहर, ऑफ द ब्लू मतलब नीला। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम कोई बोलता है आई जस्ट मेट हर आउट ऑफ द ब्लू, मैं बस अचानक ही उससे मिल गया, ठीक है, तो आउट ऑफ द ब्लू वो फ्रेज है जो आपको बोलने में मदद करेगा अचानक से। ऐसे और बहुत बातचीत के फ्रेज हैं जो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के आज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप इंग्लिश बोलते समय या जब कोई आपके सामने अगली बार कोई ऐसा फ्रेज यूज करे, आप घबराएंगे या उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। चलिए, तो आउट ऑफ द ब्लू हमने कर लिया, मैं इसको टिक कर लूं। देखिए, इसीलिए बहुत बार होता है कि मैम इंग्लिश ऐसे समझ में आ जाती है, पर कभी कभी जब लोग बात करते हैं पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि आउट ऑफ द ब्लू कहां से कोई भी वर्ड आ जा रहा है सडनली, ठीक है। अगला वर्ड है एट द एंड ऑफ द डे। अब हो सकता है ये आपने सुना हो, एट द एंड ऑफ द डे होता है दिन के अंत में। अगर आप एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश फ्रेज अगर दिमाग में कन्वर्ट करें, है ना, एट द एंड ऑफ द डे। पर एट द एंड ऑफ द डे होता है कि भाई अल्टीमेटली। बहुत बार हम इसको ऐसे यूज करते हैं कि चलो फाइनली, तो अल्टीमेटली, फाइनली, लास्ट में बोलने की जगह आप बोल देते हैं एट द एंड ऑफ द डे। एग्जाम्पल देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन, भाई अंत में तुम्हारा ही डिसीजन है। या एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, तुम डिसीजन लो, अल्टीमेटली या फाइनली तुम्हारी जिंदगी है, दूसरे तुम्हारे लिए डिसीजन क्यों लेंगे। तो ये बोलने की जगह कि अल्टीमेटली या एक्चुअली इट्स योर लाइफ, लोग बोल देते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो एट द एंड ऑफ द डे दिन का खत्म होना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आदमी कह रहा है देखो मैं तुमको कितना ही समझा लूं, मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। या एट द एंड ऑफ द डे मैं कितने ही फ्रेजेस सिखा लूं, प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज विल हैव टू प्रैक्टिस। पर मुझे पता है ये वीडियो को जब आप देख रहे हैं और बार बार आउट ऑफ द ब्लू और एट द एंड ऑफ द डे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इन दोनों के मतलब बस जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है कॉल इट अ डे। अब देखिए, मैं चुन के उन फ्रेजेस को लाई हूं क्योंकि फ्रेजेस, इडियम्स बहुत सारे होते हैं। जैसे हिंदी में कहावतें होती हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी लोग बहुत बार फ्रेजेस यूज कर लेते हैं और इतने सारे होते हैं कि अगर आप कोई बुक खरीदें या गूगल करें तो इतने सारे मिल जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इतने सारे रट पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं चुन के वो फ्रेजेस लाई हूं जो हम डेली लाइफ के बातचीत में बोलते हैं या आप लोगों के मुंह से सुनेंगे। तो कॉल इट अ डे, इसको दिन बुलाओ, ऐसा मतलब नहीं है। कॉल इट अ डे मतलब हम दिन खत्म करते हैं। अब मान लीजिए मीटिंग चल रही है या क्लास चल रही है और आपको बोलना है चलिए आज के लिए बहुत हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोलना है चलो बहुत हो गया, आज के लिए आप कल खेलेंगे या कल मिलते हैं या चलो कल इस चीज पे चर्चा होगी, आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे। आई होप अगली बार आप एग्जैक्ट कॉल इट अ डे को, इसको दिन बुलाते हैं, नहीं समझेंगे। आप क्या बोलेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे। याद रहेगा, लेट्स कॉल इट अ डे। चलो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे और कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए लेट्स कॉल इट अ डे। पर अभी मैं लेट्स कॉल इट अ डे नहीं कर रही, अभी आपको मुझे और बहुत सारे फ्रेजेस के मतलब समझाने हैं जो बातचीत में यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक अ लेग। अब इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि मैम
ब्रेक अ लेग मतलब टांग तोड़ दो। इंग्लिश में ब्रेक अ लेग होता है ऑल द बेस्ट की तरह। किसी को अगर बोलना है भाई, हम जैसे हिंदी में कहते हैं आग लगा दे, स्टेज में जाओ और आग लगा दे, तो अंग्रेजों का ये उसी टाइप का आग लगा दे है। ब्रेक अ लेग अगर आपको कोई किसी परफॉर्मेंस से या डांस से पहले, या आप स्टेज में जाने वाले हैं या कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, कोई इंटरव्यूअर कोई बोल रहा है ब्रदर ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग होता है, ब्रेक अ लेग होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना, ऑल द बेस्ट जैसा। जैसे देखिए ब्रेक अ लेग इन योर प्ले, कोई ड्रामा, कोई स्टेज पे जाने वाला है और आप बोल रहे हैं या कोई आपको बोल रहा है ब्रेक अ लेग, तो याद रखिएगा वो शुभकामनाएं दे रहा है, वो आपको नहीं बोल रहा कि तेरी टांग तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक अ लेग, अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो बोल रहा है तो बात अलग है। डांस परफॉर्मेंस, गाना परफॉर्मेंस, कोई प्रेजेंटेशन से पहले अगर कोई बोलता है लेट्स ब्रेक अ लेग, तो वो कह रहा है कि भाई ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देना, आग लगा देना। तो देखिए ये सारे फ्रेजेस थे जो तुक्के में बोल पाना बहुत मुश्किल है, पर ऐसे कुछ और भी मैं लाई हूं ताकि मैं एक एक बार इनके प्रोनाउंसिएशन और साथ में एक एग्जांपल दूं, तो अभी के अभी ये चीजें आपको बहुत नॉर्मल लगने लग जाएंगी। जैसे ब्रेक अ लेग अब आपके लिए सिर्फ टांग तोड़ना नहीं है, इट्स अ वे ऑफ सेइंग ऑल द बेस्ट। देखिए कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अब कॉस्ट क्या होता है, दाम, एन आर्म है ये आपकी बाह, आर्म को क्या बोलते हैं, आर्म होता है बाह, एंड अ लेग, लेग आपको पता ही अभी अभी हमने एक फ्रेज सीखा था, टांगे, पैर आपके। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कोई चीज जो आपको बहुत महंगी पड़ी। देखिए तभी मैं कह रही हूँ ये फ्रेजेस को दिमाग में बैठा लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके सामने कोई बोलता है दिस कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, तो आपको लगेगा यार ये गाड़ी इसको टांग और बाह पड़ी, कीमत में पड़ी, किसी ने इसके पैर और हाथ ले लिए, पर इसका लिटरल मतलब होता है कि कोई चीज जो आपको बहुत महंगी पड़ी। अब जरूरी नहीं वो वर्थ ऑफ मनी पैसों में ही हो, मान लीजिए किसी से दोस्ती आपको बहुत महंगी पड़ी, अब हम कहते हैं ना हिंदी में भी यार बहुत महंगी पड़ी ये चीज, आप एग्जैक्टली हिंदी टू इंग्लिश सोचने की जरूरत ही नहीं, आप कहेंगे भाई इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, पास्ट करना है, कॉस्ट का सेकंड फॉर्म कर लीजिए, कॉस्ट ही रहेगा। भाई ये चीजें मत खरीदो, ये बहुत महंगी चीजें हैं, इसके मेंटेनेंस में इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। मतलब इन चीजों का मेंटेनेंस, कहते हैं ना सफेद हाथी पाल लिया है, भाई मेंटेनेंस में ही आधा पैसा लग जा रहा है। तो कोई भी चीज जो बहुत महंगी पड़ी, पड़ेगी, पड़ती है, तो आप बोल देंगे इट विल या इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। तो एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है कोई चीज जो बहुत महंगी पड़ती है। एक बार आपके दिमाग को सुनना है और ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। अब देखिए इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट ना करें। निक ऑफ टाइम इज लाइक एग्जैक्ट टाइम में, बिल्कुल ठीक समय पे। अब मान लीजिए जैसे हम एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं, बहुत बार लोग बोल देते हैं आई रीच द रेलवे स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, मतलब बिल्कुल ठीक समय पे, ट्रेन निकलने ही वाली थी, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा, इन द निक ऑफ टाइम। या he called me and told me that the plan has been cancelled in the nick of time, बिल्कुल ठीक समय पे उसने बता दिया कि भाई प्लान कैंसिल हो गया है, घर से मत निकल। सो इट स्टार्टेड रेनिंग इन द निक ऑफ टाइम, बस निकलने ही वाले थे, एग्जैक्ट टाइम पे बारिश हो गई। तो इन द निक ऑफ टाइम इज बिल्कुल सही समय पर। तो आपको याद रहेगा राइट टाइम बोलने की जगह अगर कोई बोलता है इन द निक ऑफ टाइम, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट ना करें, दिमाग में बैठा लीजिए ठीक है मैम इन द निक ऑफ टाइम, और इसको बोलते रहिए इन द निक ऑफ टाइम। और बहुत ज्यादा आसपास वर्ड्स बोलने ही नहीं होते, आप तो कह देंगे यस he helped me in the nick of time, ठीक समय पे बेचारे ने मेरी मदद कर दी, in the nick of time। ओके, फॉर द टाइम बीइंग। अब देखिए ये क्या है, फॉर के लिए, द टाइम बीइंग, बीइंग तो मैम ये एक हीरो भी हेल्पिंग वर्ब होता था, टाइम होता है समय। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है अभी के लिए। देखिए अभी के लिए आप किन वर्ड्स में करते हैं, फॉर नाउ, और अगर जो स्पोकन इंग्लिश या लोग बातचीत करते हैं तो बोल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, या फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए उस चीज को वहीं रख दो, तो आप बोलेंगे कीप इट फॉर द टाइम बीइंग, डोंट मूव इट फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए इसको मत हिलाओ, वहीं रहने दो, है ना। अभी के लिए तो इतने सारे फ्रेजेस याद कर लीजिए, बहुत है। सो दीज फ्रेजेस आर मोर देन इनफ फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, अभी के लिए। तो फॉर नाउ की जगह हम क्या बोल रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज। अब मैम इसमें क्या सीखना है, ऑन द पे, सेम पेज यानी कि सेम पन्ने पे, तो दोनों का हाथ या कोई सेम पन्ने पे है, नहीं, इसका मतलब होता है ऑन द सेम पेजेस जब दो लोग सहमत होते हैं। मान लीजिए आपने मुझे कुछ बोला कि देखो ऐसा 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 होता है, और मैं कह रही हूँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सो वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर नेवर ऑन द सेम पेज, यानी कि हम दोनों कभी एक जैसा सोचते ही नहीं है। वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। या आप अगर सामने वाले को बोल रहे हैं यस दैट्स ग्रेट, दोनों सहमत है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है जो तूने कहा है, मैं भी सहमत हूँ, तो आई एग्री की जगह वी आर ऑन द सेम पेज।
याद रहेगा, सेम पन्ना वन्ना नहीं है, इसका मतलब होता है कि भाई हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं इस मामले में। वी आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू ऑर्डरिंग डोसा। एक ही तरह का डोसा खाते हैं हम, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, चीनी डोसा, ये डोसा, वो डोसा नहीं खाते, प्लेन मसाला डोसा। सो वी आर ऑन द सेम पेज, राइट? ओके, गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट होता है एक शॉट दे दो नहीं, गिव इट अ शॉट होता है ट्राई करो। ओके, आई विल गिव इट अ शॉट। कोई मुझे बोल रहा है कि यार वहां का डोसा खाना बहुत टेस्टी होता है, मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो कोई मेरा फ्रेंड है जो मुझे रिकमेंड कर रही है कि भाई वहां का डोसा खाओ। अब मुझे कहना है आई विल ट्राई इट, तो ट्राई व्राई बोलने की जगह बहुत बार लोग आजकल क्या कह देते हैं, ओके आई विल गिव इट अ ट्राई। यस, आई गिव इट अ ट्राई एंड इट वाज ग्रेट। मैंने ट्राई किया। अब गिव प्रेजेंट, गिव कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा, और फ्यूचर बनाना है तो आई विल गिव इट अ ट्राई। ठीक है, कोई भी चीज को ट्राई करना। ठीक है मैम, हम इन फ्रेजेस को यूज करने की कोशिश करेंगे। वी विल गिव इट अ शॉट, वी विल गिव इट अ शॉट। तो आई विल ट्राई इट बोलने की जगह आप बोल देंगे वी विल गिव इट अ शॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कि हाँ भाई ये सब हम तुक्के में तो नहीं बता पाते, अगर मैम नहीं बताती या हम नहीं पढ़ते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ लाऊं जो इंग्लिश की बातचीत में, भले ही वो ग्रामर हो, चीजों को सिंपल करके सिखाना हो, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इन चीजों से रिलेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या ग्रामर का कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं। तो चलिए, लेट्स गिव इट अ शॉट के बाद, लेट्स ट्राई इट बोलने के बाद, ये है अंडर दी वेदर। अब ये फ्रेज बहुत काम का और बड़ा ट्रेंडिंग भी है आजकल। अंडर दी वेदर अगर आप बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश सोचते हैं तो अंडर होता है के अंदर, दी वेदर यानी कि मौसम। अब इसका मौसम के अंदर का हिंदी में भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो फिर इंग्लिश में क्या ही निकलेगा। अब अंडर दी वेदर होता है जब आपको हरारत सी या तबियत ठीक नहीं लगती। अब ये बहुत काम का है, क्योंकि बहुत बार मान लीजिए सुबह आपको ऑफिस जाना है या क्लासेस जानी है, स्कूल जाना है, और आपको बोलना है आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब ऐसे मैं बीमार नहीं हूं कि ग्लूकोज चढ़ रहा है, पर आपको लग रहा है हरारत सी फील हो रही है, मुझे मौसम ये बदल रहा है या जो भी है, आज अच्छा फील नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग सिक। तो फीलिंग सिक बोलने की जगह बीमार पड़ना या अच्छा नहीं लगना, तबियत खराब होने के लिए लोग बोल देते हैं आई एम फीलिंग, मुझे महसूस हो रहा है अंडर दी वेदर। तो अगली बार अगर आपको टेक्स्ट मिलता है या कोई फोन पे बोलता है या सामने बोलता है कि यार आर यू फीलिंग अंडर दी वेदर, आई एम फीलिंग अंडर दी वेदर, ही वॉज अंडर दी वेदर, यानी कि उसकी तबियत ठीक नहीं थी। है ना ये काम के। नेक्स्ट है आई एम ऑल ईयर्स। इसमें तो लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ये चीज पता है तो बहुत बढ़िया, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। पर अगर आपको लग रहा है आई एम ऑल ईयर्स, ईयर्स मतलब कान, आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं पूरा का पूरा कान हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि भाई जो तू बोल रहा है मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई कहता है बात सुन एक बहुत जरूरी बात है। अब आपको उसको बोलना है हाँ भाई आई एम लिसनिंग केयरफुली, मैं बिल्कुल पूरी शिद्दत से, मेरा पूरा ध्यान तू जो बोल रहा है उसमें ही है। तो ये बोलने के लिए लोग बोल देते हैं आई एम ऑल ईयर्स, मतलब तू चिंता ही मत कर, मैं पूरा का पूरा कान बन गया हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, मैं जो तू बोल रहा है पूरा फोकस, पूरा ध्यान मेरा तेरी बात पे है। तो ये एक अच्छा तरीका है, जब कोई कहेगा कि आर यू लिसनिंग टू मी या लिसन टू मी, आप बोलेंगे आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, राइट। अब देखिए लास्ट जो बहुत यूज होता है, खासकर अगर आप इंग्लिश बोलते समय नर्वस हो जाते हैं, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट होता है मिलना, कोल्ड फीट होता है, फीट होता है पैर। तो गेट कोल्ड फीट मतलब बिल्कुल पैर ठंडे पड़ जाना। ऐसा हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, बिल्कुल ठंडा पड़ गया वो। अब हिंदी में जब हम कहते हैं वो ठंडा पड़ गया, वो शांत हो गया, पर इंग्लिश में टू गेट कोल्ड फीट इज अचानक से डर जाना। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला ओके टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आज इंग्लिश बुलवाऊंगी। अब अगर आप अचानक से डर गए, नर्वस हो गए, बिल्कुल सुन पड़ गए, तो मैं कहूंगी वाई आर यू गेटिंग कोल्ड फीट, तुम डर क्यों रहे हो। ही सडनली गॉट कोल्ड फीट बिफोर गोइंग टू द स्टेज, स्टेज में जाने से पहले ही गॉट कोल्ड फीट। तो ये नहीं सोच लेना उसको ठंडे पैर मिल गए कहीं से। टू गेट कोल्ड फीट यानी कि अचानक से डर जाना या नर्वस हो जाना। तो देखिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, जितने फ्रेजेस आपके दिमाग में होंगे इंग्लिश बोलना उतना आसान हो जाता है। क्योंकि ही, अब अगर मान लीजिए आपको बोलना है वो एकदम से डर गया, तो आप पूरा हिंदी टू इंग्लिश के चक्कर में रहेंगे, है ना, कि डरने के लिए मैम वर्ब क्या है, एडजेक्टिव यूज करूं, प्रोनाउन यूज करूं, ही वाज अफ्रेड या कुछ, बस आपको बोलना है ही गॉट कोल्ड फीट, दिस इज बेटर। लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं, नेटिव स्पीकर्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, वो फ्रेजेस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम टू
एंड द क्लास, तो एंड द क्लास की जगह मैं क्या बोल देती हूँ, लेट्स कॉल इट अ डे। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ताकि मैं अगले हफ्ते फिर आपके लिए एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का कंसेप्ट या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं जो आपको इंग्लिश बोलने के एक कदम और नजदीक ले जाए। ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 मुझे बताइएगा, क्या अपने सजेशन दीजिएगा, जिससे मुझे मदद मिलेगी कि आप लोग और क्या सीखें ताकि आप लोग इंग्लिश बोल पाए। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।